सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। आज एग्रीकल्चर, वैसे तो एग्रीकल्चर के ऑलरेडी वीडियोस डाले हुए हैं। एक वीडियो डाला हुआ था डिटेल में, मतलब दो पार्ट में। एक डाला हुआ था रैपिड रिवीजन का। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 4 मार्क्स के। वैसे तो 8 मार्क्स का चैप्टर है, सॉरी 9 मार्क्स का चैप्टर है। 8 मार्क्स का तो यहां से सब्जेक्टिव आ रहा है, मतलब 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन फिक्स है, आ रहे हैं। अब यहां हम कितने क्वेश्चन करेंगे? जैसा कल वाले वीडियो में किया था, कल क्वेश्चंस कम थे, चैप्टर छोटा था। आज का चैप्टर बड़ा है, इसलिए क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बैठने के चांसेस हैं। दूसरी चीज ये बता दूं कि आज मैंने उठाए हुए हैं 12 क्वेश्चंस। अब उंगलियां तो 10 ही है, 10 ही दिखा सकता हूं, 12 है। 12 में भी 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ी फीलिंग आ रही है, वैसे दिमाग नहीं कह रहा है कि आना चाहिए, पर पता नहीं क्यों अंदर से वाइब्स आ रहे हैं कि शायद ये पूछ ले, इसलिए वो 2 थोड़े एक्स्ट्रा टाइप के। मेन 10 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो 10 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 10 में से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस ऑलमोस्ट 95% है। एक क्वेश्चन आएगा, ये 100% है। एक तो आना ही आना है, यानी इसके 4 मार्क्स तो आपके फिक्स हो गए हैं, इतने क्वेश्चन करो। और 8 मार्क्स भी ऑलमोस्ट फिक्स ही समझो। मैं बोल रहा हूं ना, मुश्किल से 5% का चांस है कि ये ना आए, मेरे 10 में से 2 क्वेश्चन ना आए। बाकी 95% चांस है कि 10 में से 2 तो फिक्स बैठ रहे हैं। इतने कर लो, इनफ है। तो बढ़ते आगे टॉपिक्स पर, डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है पहला, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। ठीक है, कितने टाइप्स के फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट तो है हमारे यहाँ पर। बेसिकली किस तरह से डिसाइड होता है कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, इरिगेशन मेथड्स पर क्या आउटपुट मिल रहे हैं, कितना आउटपुट मिल रहा है, इकोनॉमिक रिटर्न कितना मिल रहा है, उसके बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं। पहला है सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस नाम से पता चल जाता है, सिर्फ अपना एक गुजारा करने के लिए, एक फार्मर सिर्फ अपनी फैमिली का गुजारा कर सके उसके हिसाब से। यहां बता रहे हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है इंडियन फार्मर्स की बहुत बेहतर नहीं है, ठीक है, इतने सारे डेवलपमेंट होने के बावजूद। इसलिए वो महंगे महंगे फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, महंगे सीड्स, इन सबको खरीद नहीं पाते, अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ अपनी फैमिली जितना ही उगा पाते हैं, ज्यादा बड़े स्केल पर प्रोडक्शन नहीं कर पाते। इसे हम कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग क्या है? सूखा, पानी की कमी है, तो जहां पर पानी की कमी है, इनएडिक्वेट वाटर फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, बारिश ज्यादा नहीं होती, तो वहां हल्की फुल्की बारिश होने के बाद जो ह्यूमिडिटी बनती है सॉइल में, उस ह्यूमिडिटी के बेसिस पर खेती की जाती है। इसमें जनरली हम ज्वार, मिलेट, पल्सेस जैसे चीजों को उगाते हैं। गुजरात के अंदर ड्राई फार्मिंग मेथड से हम व्हीट, ग्राम, ये सब भी उगाते हैं जब बारिश खत्म हो जाती है उसके बाद। फिर है तीसरा हमारा वेट फार्मिंग। जाहिर सी बात है, वेट फार्मिंग नाम से पता चल जाता है पानी बहुत ज्यादा लगता है, तो इसमें हैवी रेन वाले एरिया या जहां बहुत ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है, वहां वेट फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। एक से ज्यादा तरह के क्रॉप्स इसमें एक सीजन में उगाए जाते हैं। जनरली पैडी, सुगर केन, कॉटन, ये जो पानी ज्यादा रिक्वायर करने वाले क्रॉप्स हैं, उन्हें इसमें उगाया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जूम कल्टीवेशन, जो कि बहुत पुराना मेथड है। क्या है, जंगलों में काट देते हैं, फॉरेस्ट वगैरह को जला देते हैं उनको, और फिर जो जमीन खाली होती है, क्लीन होती है, वहां पर खेती की जाती है। ठीक है, जनरली 2 से 3 साल तक एक जगह पर खेती की जाती है, फिर नई जगह पर जाया जाता है। सेम प्रोसेस वहां भी अपनाया जाता है। अब क्योंकि ये प्रिमिटिव मेथड है फार्मिंग का, पुराने तरीकों से की जाती है, इसलिए इसमें आउटपुट बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, प्रोडक्शन लेस है लिखा है। सेरेल्स, वेजिटेबल्स जैसी चीजें इसमें उगाई जाती हैं। समझ लेना है, समझ लोगे अपने ओन वर्ड्स में आराम से आंसर्स लिख सकते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर है 5वें टाइप का। प्लांटेशन बड़े स्केल पर किया जाने वाला, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना होता है, बहुत बड़े एरिया में ये खेती की जाती है। मॉडर्न मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर्स, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। प्लांटेशन में रबर, टी, कॉफी, कोकोआ जैसे चीजों को हम उगाते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोटेक्शन होता है चारों तरफ से, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी चाहिए। भाई महंगा कल्टीवेशन किया जा रहा है, बड़े स्केल पर किया जा रहा है, तो प्रोटेक्शन तो जाहिर सी बात ज्यादा की जाएगी इसकी। इंटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग क्या है? ये भी एक तरह से कमर्शियल टाइप की फार्मिंग है, कमर्शियल फार्मिंग भी कहते हैं इसको, लिखा होगा शायद मैंने, देखो कि हाँ कमर्शियल फार्मिंग है। यहां भी पर्पस होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। एडवांस मशीनरीज का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे सीड्स का, फर्टिलाइजर्स का, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। इसमें और उसमें क्या फर्क है, इंटेंसिव में और जो प्लांटेशन है? प्लांटेशन मतलब बहुत बड़े एरिया में किया जाता है। इंटेंसिव जरूरी नहीं है कि बड़े एरिया में करेंगे, छोटे एरिया में भी किया जाता है, पर मॉडर्न मेथड्स का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन
ऑब्टेन करने की कोशिश की जाती है, तो उसको हम कहते हैं इंटेंसिव। ठीक है, अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपैरिजन ज़ैद क्रॉप, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बीच में। ठीक है, तीनों का कंपैरिजन पूछ सकते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। अच्छा, अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि जो अलग अलग क्रॉपिंग सीजन है इंडिया के, उनको कंपेयर करो। इनको हम सीजन भी कहते हैं, खरीफ सीजन, रबी सीजन, ज़ैद सीजन, तो उस हिसाब से वो ध्यान में रखना। क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यही होंगे, पूछने का तरीका अलग हो सकता है। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको कि भाई वाकई में ये क्वेश्चन पूछा है कि कोई और पूछ लिया है। अब होता क्या है ना कि वैसे चांसेस कम रहते हैं कि घुमाएं, इक्का दुक्का क्वेश्चन घुमाते हैं, लेकिन पूछेंगे यही, ये फिक्स है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा उस चीज पर फोकस रखना। ठीक है, रिलेटेड दिखे तो लिखना चालू कर देना। खरीफ है, रेनी सीजन में इसको उगाया जाता है, जुलाई से अक्टूबर के बीच में उगाया जाता है इसको। ठीक है, जुलाई से अक्टूबर तक का इसका पीरियड है। पैडी, मेज, ज्वार, मिलेट, कॉटन, ऐसे क्रॉप्स को इसमें उगाते हैं। रबी क्रॉप्स है, रबी क्रॉप्स जनरली हम विंटर्स में उगाते हैं। नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक के महीने में इसको उगाया जाता है। नवंबर में उगाते हैं, मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग करते हैं। व्हीट, ग्राम, बार्ली, मस्टर्ड, ये सब चीजें इसमें उगाई जाती हैं। ज़ैद क्रॉप्स की बात करें तो ज़ैद जो है कि ये इन दोनों के बीच में, मतलब समर सीजन की बात कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बोला, दिस आर मार्च टू जून, मार्च से जून महीने के बीच में इसको उगाया जाता है, समर का जो सीजन है उसमें। पैडी, मेज, ग्राउंड नट, तिल, मिलेट, या बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह जो है ये सब इसमें उगाए जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया कौन सा, उसको डिस्कस करो, ऐसे पूछ सकते हैं। तो बुक में लिखा है भाई इंडिया का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है पैडी, तो पैडी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। या फिर ये इमेज दे सकते हैं इस तरह की टेक्स्ट बुक में से, ऐसा देख के पूछा हुआ है इसलिए बता रहा हूं। ऐसी इमेज देख के आपको पूछ सकते हैं कि ये जो क्रॉप की बात की गई है इस इमेज में, उसको आइडेंटिफाई करो और उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। तो आइडेंटिफाई करना है, पैडी है और उसके बाद शॉर्ट नोट। तो पैडी सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है। तो अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड हाफ अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की आधी पॉपुलेशन लगभग और दुनिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन इसका इस्तेमाल करती है, राइस का। फिर सेकंड आते हैं हम लोग इसके प्रोडक्शन में, फर्स्ट कौन है, चाइना है। 1/4 ऑफ द टोटल सोन एरिया, जितने एरिया में खेती होती है इंडिया में, उसके 1/4 एरिया में हम लोग अकेला पैडी उगा लेते हैं। हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट का क्रॉप है, गर्म और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर चाहिए इसको उगाने के लिए। 20 डिग्री सेल्सियस कम से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा टेम्परेचर चलेगा, 20 से कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ठंडी लग जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। फर्टाइल एलुवियल सॉइल की रिक्वायरमेंट है, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा का बारिश चाहिए इसको, रेनफॉल चाहिए। कहां कहां उगाया जाता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वगैरह में इरिगेशन के थ्रू, यहाँ इरिगेशन अच्छा है तो इरिगेशन के थ्रू यहाँ पर उगाया जाता है। ह्यूमन लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मेहनत का काम ज्यादा होता है इसके अंदर। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, ओडिशा का ये मतलब ये मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं पैडी को लेकर, ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं ये लोग। इसमें बता रहे हैं कि 2 से 3 बार वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु जैसे एरियाज में 2 से 3 बार पैडी का कल्टीवेशन किया जाता है एक साल के अंदर ही। गुजरात में पैडी सूरत, तापी, पंचमहल, अहमदाबाद इन जिलों में उगाया जाता है। पानी रिक्वायरमेंट इसकी बहुत ज्यादा है। हालांकि अभी एक तो तरीका है कि पानी में डुबा के रखा जाए उसके क्रॉप को, लेकिन अगर आजकल देखा जाए तो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से लोग स्प्रिंकलर मेथड से भी टाइम टू टाइम पानी उसमें छांटते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, कम पानी में भी इसको उगाया जाने लगा है, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी से डेवलप कर ली गई है। अच्छा, जितने भी क्रॉप्स वाले होंगे, क्रॉप्स वाले में 3-4 पॉइंट्स तो फिक्स रहते हैं यार। एक तो किस तरह का सॉइल चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन, बारिश कितनी चाहिए उसको, ठीक है, किन स्टेट्स में उगाया जाता है और गुजरात के अंदर कहाँ कहाँ होता है। तो 4 पॉइंट तो आपके हर जो भी क्रॉप्स वाले होंगे उसमें कॉमन होंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ उसके स्पेशल पॉइंट्स हो सकते हैं कि हम लोग उसके प्रोडक्शन में कौन सा रैंक पर आते हैं, ये एक पॉइंट हो सकता है, ज्यादातर क्रॉप्स में ये दिया रहेगा आपको। फिर ये भी दे सकते हैं कि कुछ स्पेशल, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि 2 से 3 बार साल में उगाया जाता है इन एरियाज में, तो ऐसे कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी हो सकते हैं, तो जोड़ जाड़ के बन जाते हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, थोड़ा लॉजिक लगाओगे सब आंसर बन जाएंगे। वीट की बात करें तो वीट सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप है भाई, पैडी का कुछ छूटा तो नहीं, ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया का। इंडिया के 1/3 एरेबल लैंड में, मतलब खेती करने वाली जमीन में 1/3 हिस्से में इसको उगाया जाता है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया का मेजर फूड है ये, बहुत ज्यादा इसमें इसकी खेती की जाती है। राबी क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन का क्रॉप है। टेम्परेट मतलब क्या होता है, जहां बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ठीक है, थोड़ा मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट रहता है। टोरिड होता है जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है, टेम्परेट जहां ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। तो ये ज्यादा गर्म इलाके में नहीं उगाया जाता वीट, ठीक है, इसलिए देखोगे इंडिया मेजरली ठंडी के सिर में ज्यादातर उगाया जाता है वीट। ब्लैक फर्टाइल लोमी सॉइल इसकी रिक्वायरमेंट है।
75 सेंटीमीटर से ज्यादा का रेनफॉल चाहिए। जहां कम बारिश होती है वहां इरिगेशन अच्छा होगा तो वहां पर भी इसकी खेती की जा सकती है। जहां बहुत ज्यादा बारिश होगा, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, वहां इसको नहीं उगा सकते। बारिश एक लिमिटेड अमाउंट में चाहिए, 75 से ज्यादा होना चाहिए लेकिन 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेस लेबर, इसमें लेबर के रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद इंडिया का व्हीट प्रोडक्शन लगभग डबल हो गया। ये इसके पॉइंट्स हमारे। दूसरा एक पॉइंट कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर ये बहुत ज्यादा उगाया जाता है। ठीक है, अच्छा, बोल रहे हैं कि टू थर्ड ऑफ नेशनल प्रोडक्शन सिर्फ इन्हीं स्टेट्स में से आ जाता है। पूरे देश का 2/3 प्रोडक्शन खाली ये 3 स्टेट्स मिलकर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर ना क्यों इतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं, इसलिए पर हेक्टर प्रोडक्शन भी बहुत बेहतर है इसका। कैनाल नेटवर्क बहुत अच्छा है पंजाब के एरियाज में, मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज बेहतर है और इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं, इस वजह से यहाँ पर ये व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है पंजाब में, और इसीलिए पंजाब को व्हीट बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसके अलावा व्हीट मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में भी उगाया जाता है। भालिया व्हीट, गुजरात के भाल रीजन का भालिया व्हीट बहुत फेमस है। अच्छा, इसके अलावा गुजरात में महसाना, राजकोट, जूनागढ़ वगैरह वगैरह में उगाया जाता है। खाने के लिए बहुत ही यूजफुल ग्रेन है, बहुत ही काम की डाइट है ये। ठीक है, इससे बहुत सारी चीजें, रोटली, भाखरी, सेव, सीरो, लापसी, ये सब चीजें बनाई जाती हैं। क्योंकि इतनी वैरायटी की चीजें बनाई जाती हैं और बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, इस वजह से इसको किंग ऑफ ग्रेन्स भी कहा जाता है। राजा है भाई अनाज का। तो व्हीट को ऐसे भी पूछ सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन किंग ऑफ ग्रेन्स, तो वैसे भी दिमाग में रखना है इसको। ठीक है, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेज के ऊपर शॉर्ट नोट। मैंने बोला ना, ये मतलब दिमाग तो कह रहा है कि शायद नहीं पूछेंगे क्योंकि उतना बड़ा नहीं है 4 मार्क्स के हिसाब से पूछने जैसा, पर पता नहीं क्यों मन से ऐसी वाइब्स आ रही है कि शायद ये पूछ लें मेज क्रॉप का। तो शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। खरीफ क्रॉप है, दुनिया में मोस्ट ग्रोन क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर पैडी एंड व्हीट। दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है। ठीक है, पैडी और व्हीट के बाद सबसे ज्यादा यही उगाया जाता है, हिली एरियाज में उगाया जाता है। ठीक है, तो हिली एरिया के लोगों का स्टेपल फूड होता है ये। इससे मिलता क्या है, स्टार्च मिलता है, ऑयल प्रोटीन मिलता है, बायोफ्यूल मिलता है, ये सारी चीजें मिलती हैं जो कि इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। स्लोपी, ब्लैक, हार्ड, रॉकी सॉइल का रिक्वायरमेंट है। पानी का फ्लो जेंटल होना चाहिए, बहुत तेज फ्लो नहीं होना चाहिए। 50 से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। एनिमल फॉडर की तरह भी इसका इस्तेमाल होता है, जानवरों को खिलाने के लिए, पॉपकॉर्न बनाने के लिए, भैया थिएटर में जाके चापते हैं लोग, और एडिबल ऑयल के तौर पर इसमें से ऑयल भी मिलता है खाने के लिए। तो ये सब यूजफुल। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब जैसे एरियाज में, और हमारे जो मेनली हिली एरियाज हैं, यहाँ इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। गुजरात के अंदर पंचमहल, दाहोद, साबरकांठा, अरवली डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रोडक्शन होता है। ऑयल सीड्स ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगेन तो ये हो गया हमारे भाई ऑयल सीड्स क्या होता है, जिसमें से ऑयल मिलता है। ऑयल निकलने के बाद जो बचता है वो एनिमल फॉडर की तरह यूज होता है ना। ऑयल निकलने का जो केक बनता है, ठीक है, उसे केक बना के एनिमलों को खिलाया जाता है, जो कि बहुत यूजफुल था। उसके अलावा बायोटिक मैन्योर की तरह भी काम करता है, खेतों में भी छिड़का जाता है। ठीक है, पहला ऑयल सीड है हमारा ग्राउंडनट। ग्राउंडनट भाई गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स है ब्लैक एंड मिक्सचर ऑफ लोमी एंड सैंडी सॉइल। ब्लैक, लोमी एंड सैंडी सॉइल का मिक्सचर चाहिए इसको उगाने के लिए। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए आप नोटिस करोगे ठंडी के सीजन में जनरली उगाया जाता है। 50 से 70 सेंटीमीटर का रेनफॉल, बारिश ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसके लिए। खरीफ क्रॉप की तरह उगाया जाता है, जहां इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं वहां खरीफ की तरह उगाते हैं, अदरवाइज रबी की तरह उगाते हैं। अच्छा, फिर गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये स्टेट्स हैं भाई। गुजरात जाहिर सी बात है नंबर 1 है इसके प्रोडक्शन में, इन स्टेट्स में ज्यादा प्रोडक्शन होता है इसका। इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर चाइना। चाइना नंबर 1 पे है इसके प्रोडक्शन में और इंडिया सेकंड रैंक पर है। गुजरात लीड्स द कंट्री, मैंने बता दिया। गुजरात में जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, इन सब एरियाज में बहुत ज्यादा इसको उगाया जाता है। ग्राउंडनट इज यूज मोर इन गुजरात, मतलब तेल के लिए, ऑयल के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है गुजरात में इसका। ठीक है, बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं लोग, गुजरात के लोग। तिल बहुत पुराने समय से ऑयल की तरह यूज होता है, तिल में से ऑयल निकालकर बहुत पुराने समय से यूज किया जा रहा है। खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में, साउथ में राबी क्रॉप है। अच्छा, लगभग इंडिया के हर स्टेट्स में तिल उगता है। सबसे ज्यादा कंटेंट ऑयल का इसी में प्रेजेंट होता है, जितने भी ऑयल सीड्स हैं सब में से सबसे ज्यादा ऑयल यही देता है। 1 kg ग्राउंडनट, 1 kg तिल, 1 kg अलग अलग लेंगे तो सबसे ज्यादा 1 kg तिल में से ऑयल आपको मिलेगा। अच्छा, दुनिया के भी हर कोने में लगभग इसका इस्तेमाल होता है एडिबल ऑयल की तरह। इंडिया में गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये सब स्टेट्स यहाँ उगाते हैं।
गुजरात फिर से रैंक 1 पर है इंडिया के अंदर तिल प्रोडक्शन के मामले में, ग्राउंडनट में भी नंबर 1 है, तिल में भी नंबर 1 है। तो इसलिए ऑयल सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऑयल सीड्स ऐसे हैं जिसमें गुजरात नंबर 1 है इंडिया के अंदर, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर्सनली तौर पर मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। अच्छा, बनासकांठा ग्रोस मैक्सिमम तिल इंडिया के, गुजरात के अंदर भी सबसे ज्यादा बनासकांठा में उगता है, और दुनिया को सबसे ज्यादा तिल का एक्सपोर्ट भी कौन करता है? इंडिया करता है। मस्टर्ड की बात करें, एक रबी क्रॉप है, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा उगाया जाता है रबी क्रॉप की तरह। फिर बोल रहे हैं इसके सीड से ऑयल भी मिलता है, इसको मेडिसिन की तरह भी यूज किया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात जैसे स्टेट्स में उगाया जाता है। कोकोनट एक प्लांटेशन क्रॉप है, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट का, और बेसिकली कोस्टल एरियाज का, समुद्र के किनारे वाले एरियाज का। सलाइन पानी, सलाइन एरिया जो होता है जहाँ पानी सॉल्टी होता है, उस एरिया में ज्यादा उगता है। अच्छा, फिर कर्नाटका, केरला, वही जो भी हमारे तमिल के जो भी कोस्टल एरियाज हैं, उन वो स्टेट्स हमारे यहाँ पर आ गए। गुजरात में भी कोकोनट उगता है कोस्टल एरियाज में। एक नए टाइप के कोकोनट प्लांट को डेवलप किया गया जिसकी हाइट कम है और उसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हमको मिल जाता है। कोकोनट के कर्नल से ऑयल निकाला जाता है, ठीक है ना, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकोनट कर्नल। इसके अलावा उसका पानी भी बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, यूजफुल होता है पीने के लिए, हेल्दी ड्रिंक है। कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल अब इतने सारे हैं, देखो बहुत ज्यादा, सबका ना लिखने की जरूरत नहीं है, 3-3 4-4 लाइन लिखोगे भर जाएगा पेज भाई, 2 पन्ना आराम से भर जाएगा। कैस्टर ऑयल डिवेल कहते हैं इसको लोकली हम लोग। खरीफ और रबी क्रॉप दोनों की तरह इसको उगाया जाता है। 64% प्रोडक्शन, दुनिया का 64% प्रोडक्शन अकेला इंडिया देता है। चाइना, ब्राजील सेकंड रैंक पर आते हैं, हम लोग नंबर 1 पे हैं। 80% प्रोडक्शन इंडिया के अंदर भी 80% प्रोडक्शन अकेला गुजरात दे रहा है। आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान जैसे स्टेट्स में भी इसका प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। गुजरात के ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बनासकांठा, पाटन, ठीक है, इन सब जगहों पर ज्यादा उगता है। इसके अलावा और भी ऑयल सीड्स हैं, ठीक है, इनसे भी हमको ऑयल मिलता है। तो ऑयल सीड्स का इंपॉर्टेंट। फिर बेवरेज क्रॉप पर आने का भी चांस है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। टी और कॉफी दोनों साथ में पहले का, तो टी और कॉफी दोनों याद रखना, साथ में कोकोआ भी डाल दिया है मैंने लगे हाथ, 2 के साथ एक फ्री वाली स्कीम में। अच्छा, तो ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट जोन दोनों जगहों पर उगाया जाता है। टी के लीफ एंड स्टैंडर्ड स्प्राउट्स, उसके पत्ते, उसके जो कलियां हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, पाउडर बनाते हैं, फिर उससे हम चाय पत्ती की तरह उसको मिक्स करके चाय बनाते हैं, ठीक है। चाइना सबसे नंबर 1 पर है इसके प्रोडक्शन में, हम लोग आते हैं सेकंड पर। श्रीलंका, चाइना, इंडिया दुनिया के 3 सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स। स्लोपी लैंड चाहिए, आयरन कंटेंट अच्छा होना चाहिए सॉइल में, ऐसा सॉइल चाहिए। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 200 सेंटीमीटर तक का लगभग रेनफॉल चाहिए, मतलब बारिश अच्छी खासी चाहिए, वो भी थ्रू आउट द ईयर शावर्स के फॉर्म में, कंटिन्यूस एक ही साथ बरस जाए, बाढ़ आ जाए, ऐसा नहीं, ठीक है। असम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में ये उगाया जाता है, तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह में भी। असम और वेस्ट बंगाल अकेले ही ये 2 स्टेट्स इंडिया का 75% टी जो है वो उगा देते हैं। इसके पत्तों को बड़ी स्किलफुली तोड़ना पड़ता है, इसलिए बहुत ज्यादा स्किल चाहिए इस तरह के क्रॉप को उगाने के लिए। कॉफी की बात करें, स्लोप्स में उगाया जाता है, पेड़ों की छांव में उगाया जाता है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए। बारिश 150 से 200 सेंटीमीटर इसको भी चाहिए, इसको भी अच्छी खासी बारिश चाहिए। 15 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्लोपी माउंटेन लाइन पर उगाया जाता है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स इसके प्रोडक्शन में बहुत आगे हैं। कर्नाटका का कुर्ग एरिया बहुत ही फेमस है इसके मतलब कल्टीवेशन के लिए। इसके जो नट्स हैं क्रश करके, प्रोसेस करके, फिर उसी से कॉफी बनाया जाता है, ड्रिंक के तौर पर यूज किया जाता है। कोकोआ, कोकोआ जो है भाई एक फ्रूट है, ठीक है, कोकोआ फ्रूट से ही हम बनाते हैं, इसके सीड से बनता है। कोको एक बेवरेज बनता है, इसे पीने के लिए आपने पिया होगा कई बार। चॉकलेट भी इसी से बनता है। हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट का ये क्रॉप है जहां ज्यादा बारिश होती है। अफ्रीकन कंट्रीज का वही क्लाइमेट, इसलिए वहां बहुत ज्यादा उगता है। इंडिया के अंदर केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स जो कि हमारे यहाँ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट वाले स्टेट्स हैं, यहाँ ये बहुत ज्यादा अब धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। कॉटन का भी मुझे वाइब आ रहा है बहुत ज्यादा, दिमाग तो नहीं कह रहा लेकिन दिल कह रहा है कि शायद इस बार पूछेंगे, इस वजह से पूछेंगे क्योंकि गुजरात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से चांसेस है। खरीफ क्रॉप है, कैश क्रॉप है। इंडिया जो है दुनिया में सेकंड रैंक पर आता है, ठीक है, इसके प्रोडक्शन में। बिना सीड का जो कॉटन होता है उससे तो भाई आपको पता ही है कि धागे वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। व्हाइट गोल्ड इसको कहा जाता है भाई, बहुत कीमती है, इससे बहुत ज्यादा मतलब प्रॉफिट मिलता है इसको उगाने वाले को, इसलिए इसको सोना भी कहा गया, व्हाइट सोना है ये, ठीक है। इसके अलावा एडिबल ऑयल की तरह उसके सीड से एडिबल ऑयल बनता है। इसका ऑयल केक एनिमल्स को खिलाने में यूज होता है। ब्लैक लावा सॉइल जो कि ह्यूमिडिटी को रिटेन कर सके, ऐसे सॉइल में इसको उगाया जाता है।
हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 30 से 70 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए। फिर कॉटन 6 से 8 महीना लेता है उगने में, फ्रॉस्ट नहीं लगना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो क्रॉप डैमेज हो जाएगा। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, इन सब स्टेट में इसको उगाया जाता है। गुजरात के फार्मर्स बीटी कॉटन सीड्स का इस्तेमाल करने लग गए हैं, जिसकी वजह से गुजरात नंबर 1 पर आता है कॉटन के प्रोडक्शन में। फिर गुजरात में भी राजकोट, सुरेंद्रनगर, वडोदरा, इन सब एरिया में ज्यादा उगाया जाता है। दूसरा सबसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, डिस्कस द टेक्निकल रिफॉर्म्स। एक टेक्निकल रिफॉर्म्स और एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, बहुत ही फेवरेट है भैया, ठीक है। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाए गए हैं, क्या है? पहले हमारे यहाँ के जो फार्मर्स थे लेदर बकेट्स यूज करते थे, वो मशक वगैरह यूज करते थे। आज सबमर्सिबल पंप्स, मोनोब्लॉक पंप, सोलर पंप, ये सब इस्तेमाल करने लग गए हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने लग गए हैं, डीएपी, एनपीके जैसे, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने लग गए हैं, बायोटेक्सीड्स का इस्तेमाल करने लग गए हैं। डीडी किसान चैनल और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू उनको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, स्कीम्स के बारे में बताया जाता है। कॉल सेंटर्स बनाए गए हैं जहां वो फोन करके अपने लिए इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आई खेडूत मोबाइल ऐप, एग्री मार्केट, इस तरह के ऐप्स बनाए गए हैं जिसके थ्रू ये लोग नॉलेज भी गेन कर सकते हैं, स्किल्स भी सीख सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेच भी सकते हैं। फिर नए नए रिसर्चेस जो हो रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, वो किसानों तक ग्राम सेवक के थ्रू पहुंचाया जाता है। ग्राम सेवक लोग ये सब इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम किसानों को देते रहते हैं। ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, जहां किसानों को पर्टिकुलर टाइप के क्रॉप को उगाने की ट्रेनिंग दी जा सकती है। ये वाला क्रॉप उगाने का आपको मन है, आप सीखना चाहते हो, जाके ट्रेनिंग सेंटर में सीख लो और उसकी खेती करना चालू करो। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में। दंतेवाड़ा, जूनागढ़, आनंद, नौसारी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डेयर, ये सब एक्टिव है नेशनल लेवल पर रिसर्च वर्क करने के लिए और फार्मर्स को हेल्प करने के लिए। फिर बात करें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आते हैं क्या, जो कानूनी तौर पर चीजों को चेंज किया गया है, पॉलिसीज लाई गई हैं किसानों को हेल्प करने के लिए, वो, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा लैंडलॉर्डिज्म को हटा दिया गया है, मतलब जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिया गया। लैंड टू टिलर एक्ट बना दिया गया ताकि गरीब को भी जमीन मिल सके। लैंड सीलिंग एक्ट बनाया गया ताकि मैक्सिमम सीमा तय की जा सके कि इससे ज्यादा लैंड किसी के पास नहीं होना चाहिए, तो उसके थ्रू अमीरों से जमीनें छीनकर गरीबों में बांटी गई है, तो डिस्पैरिटी खत्म हुआ है। फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह प्रोवाइड किया गया है, तो उससे वो लोग लोन गेन कर सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू वो लोग लोन गेन कर पाते हैं, अपने लिए हेल्प में ले सकते हैं, खेती में उनको हेल्प मिलेगा, उससे पैसा मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, क्रॉप फेलियर हुआ तो उसके लिए पैसा मिल जाएगा। भाई इंश्योरेंस लिया हुआ है तो, अगर इंश्योरेंस नहीं भी लिया हुआ है तो भी कोई क्रॉप फेलियर होता है तो कुछ फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट टाइम टू टाइम करती है, अगर कोई ड्रॉट या फ्लड ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो। लीगल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, अगर कोई धोखाधड़ी हुई है इनके साथ तो उनको हेल्प किया जाता है कि भाई आप इस तरह से अपना कानूनी लड़ाई लड़ सकते हो। फार्म प्रोडक्ट्स को सेल करने में भी उनकी हेल्प की जाती है, ठीक है, मार्केटिंग यार्ड वगैरह में, तो इस तरह के बहुत सारी स्कीमें चलाई गई हैं। फिर फैसिलिटीज जस्ट लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मार्केट एसोसिएशंस, वेयर हाउसेस, ये सारी फैसिलिटीज बनाई गई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करेंगी, उनसे चीजें खरीद के मतलब किसानों से चीजें खरीद भी लेती हैं। कई ऐसी सोसाइटीज होती हैं, इन किसानों की सोसाइटीज होती हैं जिसमें लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कई तरह का हेल्प कर सकते हैं, लोन देना या उनके प्रोडक्ट्स को खरीदना बेचना, कई तरह के हेल्प करवा सकते हैं। फिर कोल्ड स्टोरेजेस बनाए गए हैं, बहुत सारी चीजें बनाई गई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंप्रूव किया गया है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनके प्रोडक्ट्स को खरीदती हैं, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, जैसे कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नाफेड है, ठीक है। फिर गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन, ग्रोफेड है। फिर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB है। तो ये सारे हमारे एजेंसीज चल रही हैं इनके हेल्प करने के लिए। फिर बात करें तो ये गलती से वो पॉइंट्स आ चुके थे, इनकी बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ एग्रीकल्चर। अरे गलती से आने का मतलब मैं यहाँ तक गलती से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ तक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा गलती से छप गया है, PPT से निकालना रह गया था। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या रोल है, तो बता रहे हैं कि इंडिया की आधी से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है ना एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। एम्प्लॉयमेंट के लिए हम ज्यादातर अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। देश का 17% GDP एग्रीकल्चर से आता है। पैडी, वीट, ऑयल सीड्स, ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स हमारे यहाँ उगाए जाते हैं जो कि हम बेचकर फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, दूसरे देशों से पैसा आता है, ठीक है। सेकंड रैंक पर आते हैं हम लोग एग्रेरियन प्रोडक्शन में, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बेचने के टर्म्स में, मतलब प्रोडक्शन के टर्म्स में हम लोग सेकंड नंबर पर आते हैं। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है मतलब
दूसरे देशों में भी होता है। नंबर 1 पर लगभग शायद चाइना या यूएस है, सेकंड रैंक पर हम लोग आते हैं प्रोडक्शन के मामले में, ओवरऑल प्रोडक्शन के मामले में। फिर इनसे मिलने वाले जो मतलब प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर से, ये कई तरह के इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। अच्छा, फिर लोगों को खाना मिलता है एग्रीकल्चर से, भाई जाहिर सी बात है, मेन तो वही है। इसके अलावा एक चीज और बता रहे हैं यहां पर कि कंसिस्टेंट नहीं है हमारा जो प्रोडक्शन है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, मतलब सीजन पे बहुत हद तक डिपेंड करता है, क्लाइमेट पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो इस वजह से ये फ्लक्चुएशंस आते हैं। अगर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो जाए, इंप्रूवमेंट हो जाए बहुत चीजों में, तो हम और बेहतर तरीके से उगा सकते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। पर अभी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं है क्योंकि अनसर्टेन इनएडिक्वेट रेन फॉल होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज बेटर नहीं है इस वजह से। अच्छा, स्टॉप द वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, अभी हमको वेस्टेज को रोकने की जरूरत है फूड ग्रेन्स के, ठीक है। स्टॉकिंग अरेंजमेंट्स को बेहतर करने की जरूरत है क्योंकि एक तरफ हम प्रोडक्शन तो कर रहे हैं पर उन्हें ढंग से स्टोर नहीं कर रहे, इसको जब सड़ रहा है, खराब हो रहा है, फेंकना पड़ रहा है, तो वो चीज पर हमको काम करने की जरूरत है। सेल्फ रिलायंट हम हो चुके हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन किया था हमने उसके दम पर, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ती भी जा रही है, ठीक है, तो वो भी देखना है हमको। अच्छा, यहां क्या बता रहा है, सेल्फ रिलायंट बन चुके हैं, यहां क्या बता रहा है अभी अगला, कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू हम लोगों को अनाज वगैरह प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, गरीब के गरीब सेक्शंस को भी अनाज मिल रहा है, तो एक ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये सारी चीजें की गई हैं। अच्छा, फिर क्या बता रहे हैं, राइट नोट ऑन ग्लोबल मार्केट एंड इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। ग्लोबल मार्केट का और इंडियन एग्रीकल्चर का आपस में क्या लिंक है ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल मार्केट का इंडिया के एग्रीकल्चर पर क्या असर हुआ है ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। या रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड मार्केट में हर तरफ असर हुआ है, इंडिया पे भी असर हुआ है, ठीक है। अब हम लोग अपने जो प्रोडक्ट है, इंडियन फार्मर्स भी अपना प्रोडक्ट वर्ल्ड मार्केट में बेच सकते हैं ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से, ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्रॉप मेड वेरी सिंपल, एक्सपोर्ट करना इंपोर्ट करना सिंपल हो चुका है। आप यहां से दूसरी जगह पर बेच सकते हो चीजों को, वहां की कोई चीज लाकर अपने देश में बेचकर भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों हो गया है, सिंपल हो गया है ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से। कॉटन, चिली, तिल, ये सारी चीजें हमारे यहाँ जो उगती हैं वो चाइना के मार्केट में अवेलेबल हो गई हैं, और वहां की बहुत सारी चीजें इंडिया में अवेलेबल हो गई हैं, ठीक है। वहां से फ्रूट्स वगैरह बहुत सारे आते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी सीड्स का इस्तेमाल होने लग गया है हमारे देश में, ठीक है। वो बहुत एडवांस कंपनियों ने डेवलप किया हुआ, तो इंडिया में भी अब यूज होने लग गया, तो हमारे यहाँ का प्रोडक्शन भी बढ़ा हुआ है। प्रोडक्शन तो बढ़ा है, लेकिन एक प्रॉब्लम और दिखाई गई है यहाँ पर, एक प्रॉब्लम भी हुई है कि प्रॉब्लम यह है कि कॉस्टली हो गया है एग्रीकल्चर। भाई अब कंपटीशन के चक्कर में, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन उगाने के चक्कर में चीजें महंगी यूज की जा रही हैं, एडवांस चीजें यूज करेंगे तो महंगा तो पड़ेगा भाई, जाहिर सी बात है। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड मेज हैज इंक्रीज, कॉटन और मेज दोनों का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ा है। इंपोर्ट स्मूथ हो गया है, ठीक है। इस वजह से टफ कंपटीशन भी फेस करना पड़ रहा है। बेहतर तो हुई है चीजें, बुरी भी हुई है। अब बाहर से कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज इंडिया में आ जा रही है जो हमारे यहाँ के किसान नहीं उगा पा रहे हैं, और उसी रेंज में वो लोग बेच दे रहे हैं, तो उनकी चीजें जल्दी बिक जा रही है और हमारे किसानों का सामान रह जा रहा है, ये भी प्रॉब्लम हो रही है। तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे यहाँ के लोगों के लिए। पेटेंट्स का सिस्टम, क्योंकि अब प्रोडक्ट्स ग्लोबल हो गए हैं, वही चीज एक ही जगह पर नहीं उग रही है, वो एक ही चीज कई देशों में उग रही है। अब इस चक्कर में पेटेंट लेने का प्रॉब्लम चालू हो गया कि आपको पेटेंट लेना पड़ेगा। आपने जो भी प्रोडक्शन खुद का अगर आपने डेवलप किया हुआ है तो उसके ऊपर पेटेंट ले लो, पेटेंट लेने की प्रॉब्लम चालू हो गई है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट लगभग मैचिंग करते हुए, कंपटीशन होने की वजह से और ज्यादा हमें ना, अब देखा जाए तो और बेहतर टेक्नोलॉजी पर काम करने की जरूरत है और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन निकालने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये सारी चीजें हम करते हैं तो हमारे यहाँ के लोगों की गरीबी वगैरह दूर करने में इसका एक बड़ा रोल आ सकता है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन उस हिसाब से बढ़ तो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, तो डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली फ्यूचर में। तो इसलिए उसके लिए और ज्यादा काम करना पड़ेगा हमको, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए और बेहतर तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाना है। इसलिए हमको शायद सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी हमको तैयारी करके रखनी चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से, ठीक है। दो जो वाइब्स वाले मैंने बता दिए थे आपको, जो मेरे फेवरेट क्वेश्चंस है ना, तो मैं अपने फेवरेट आपको बता दूं। अगर आपको वो वाले करने हैं तो देखो मैं बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। देखो पहला भैया, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। एक तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग वाला मेरा फेवरेट है, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो। फिर मैं अगर पेपर बनाता तो मैं बता रहा हूँ एक वो, फिर पैडी, फिर वीट, तीन हो गए। अच्छा, फिर
कहा गया। ऑयल सीड वाला 4 हो गए। फिर और कौन सा देता मैं, 4। टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल 6। ये 6 मेरे फेवरेट क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर मैं पेपर बनाता तो इन 6 में से कोई क्वेश्चन डालता। तो समझ गए, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, ये 6 महा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो गलती से भी मत छोड़ना, इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। टिल देन बाय।